नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात कर रहे हैं कौन पास कौन फेल, जनता किसका बिगाड़ेगी खेल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मंगलवार को वोटिंग हुई। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए शाम 6 बजे तक के आंकड़े के बताते हैं कि इन 10 सीटों पर कुल 57.34% मतदान हुआ है, जिसमें संभल लोकसभा क्षेत्र सबसे आगे रहा। यहां वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। मतदाताओं के उत्साह का नतीजा रहा कि संभल में सबसे अधिक 62.81% मतदान हुआ। संभल के बाद दूसरे नंबर पर एटा रहा। एटा में 59.17% वोटिंग हुई। तीसरे नंबर पर रहे मैनपुरी में 58.59% वोटिंग दर्ज की गई। बीते 2 चरणों के मतदान की अगर बात की जाए तो 20 अप्रैल को हुए पहले चरण में 61% मतदान हुआ था और जो 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 5% कम रहा था। और इसी तरह 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान में 54.83% वोटिंग हुई। 2019 में जो ट्रेंड आया उसमें 7.93% की कमी दर्ज की गई। वहीं बात अगर आज संपन्न हुए यानी तीसरे चरण में संपन्न हुए जो मतदान है उनके परसेंटेज की करें तो लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब ये 3% कम रहा। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ कम हुआ है। 2019 में तीसरे चरण में जहां 7.52% वोटिंग हुई थी तो वहीं इस बार 57.34% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज का रण महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इस चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी मैनपुरी से मैदान में थी और यादव परिवार के 2 और सदस्य इस चुनाव में किस्मत आजमा रहे थे, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मत प्रतिशत को देखा जाए तो 3% तीसरे चरण में 2019 से 2024 में अंतर आया है, लेकिन फिर भी बीजेपी 400 पार का दम भर रही है। लेकिन संभल में चंदौसी विधानसभा के मत प्रतिशत ने निराश किया, जबकि खुद बीजेपी प्रत्याशी यहां से आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गुलाब देवी यहां से आती हैं। तीसरे चरण में किस तरफ जो तीसरा चरण है वो इशारा कर रहा है। मुद्दे काम आए हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर वोटर कितना जागरूक रहा, कतारें पिछली बार की तरह नहीं दिखाई दी, रणनीति दलों की सफल रही या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम होंगे मुद्दे, तमाम होंगे सवालात, मेहमानों से भी होगी आपकी मुलाकात, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं वो सुन लीजिए। देखिए, 3 चरण चुनाव के हो चुके हैं और मैं निश्चित रूप से विश्वास से कह सकता हूँ कि तीनों चरण के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रति महिलाओं का आक्रोश था, SC ST का आक्रोश था, OBC का आक्रोश था, वो खुलकर आया है। और जो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को जिस वोटर्स ने 2014 को और 2019 को वोट दिया था, उसने क्योंकि ठगा हुआ समझा तो इस कारण वो नहीं निकला इनको देने के लिए। और जो विपक्ष को वोट देता आया था उसमें भी जो वोट भारतीय जनता पार्टी का खिसका वो विपक्ष में इंडिया गठबंधन के लिए आया। और इस बात को लिखा जा सकता है और सनद रहे कि गठबंधन आज तक 3 चरणों में बिल्कुल आगे चल रहा है और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने कोई काम नहीं करा। तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है और भाजपा की बौखलाहट और बढ़ गई है। हालांकि तीसरे चरण के चुनाव में जो है भाजपा ने बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश की कि अपने सत्ता का इस्तेमाल किया जा सके, पर जो है विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा रहा और हम बिल्कुल कोशिश करते रहे कि वोट अच्छे से पड़ते रहे। और अब ये अच्छी बात है कि जो है पहले से जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है थोड़ा, जो पिछले पहला और दूसरा चरण का चुनाव था। और हम अभी और मेहनत करते रहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े और लोग जो लोकतंत्र का महोत्सव बनाए। अगर देखा जाए 10 सीटों में तो 10 सीटों में जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और बहुत मजबूती के साथ में जो है आगे बढ़ा हुआ है। 10 की 10 सीटें हम बहुत मजबूती के साथ जीत रहे हैं। 3 चरणों के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहा है। आम जनमानस में भाजपा को व्यापक जन समर्थन है, इसीलिए विपक्षी गठबंधन के नेता हताश और निराश हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। भाजपा को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है, इससे विपक्षी भी हताश और निराश हैं। उन्हें हर तरफ बुरी तरह अपनी पराजय दिख रही है। तो इस बार तीसरे चरण में 2.63% की गिरावट दर्ज की गई 2019 के मुकाबले। और 2 चरण भी हम देख लें, यानी पहला दूसरा चरण, उसमें भी कमी दर्ज की गई। लेकिन कमाल है 2019-2014 में जो मत प्रतिशत एकदम से राइज हुआ था, हाइप पर गया था, वो कम आ रहा है। तब भी
जो बीजेपी के नेता हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, और वो भी तब जब जिस विधानसभा में उनका ज्यादा जोर है वहां पर से भी जो मत प्रतिशत है वो आकलन किया जा रहा है कि कम है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, 10 सीटें, तीसरा चरण, और मुकाबला क्या रहा, जनता ने किसकी किस्मत में क्या लिखा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रमोद मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए। प्रमोद जी बहुत स्वागत। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत सर। हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़े हुए। हेमंत जी आपका भी स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। त्रिपाठी जी, मत प्रतिशत का आंकलन कहता है कि कई ऐसी सीटें, खासतौर पर वो सीटें जहां यादव परिवार मैदान में था, मैनपुरी की मैं बात करूं, फिरोजाबाद की बात करूं, अक्षय यादव जहां मैदान में रहे, और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर मत प्रतिशत सामने आ गया है, लेकिन सभी में कमी दर्ज की गई है सर। अगर हम बदायूं की बात करें तो पिछला 2024 का जो आंकड़ा है वो 54 है, लेकिन बदायूं में भी नेक टू नेक फाइट देखी जा रही है। आपका आकलन क्या कहता है? जो मत प्रतिशत सामने आया है, 2 चरणों में भी कम रहा, तीसरा चरण है इसमें भी कम रहा। आलोक जी। देखिए पारुल जी, देखिए इस चुनाव में एक जब चुनाव हो रहा है तो पहला चरण फिर दूसरा चरण, तो उस हिसाब से अगर देखिए तो गर्मी प्रचंड रूप में बढ़ चुकी थी। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो पिछले चुनाव में लाइनें दिखाई पड़ती थी वोटों मतदान के लिए, वो लाइनें इस बार उतनी बड़ी तादाद में नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। दूसरी चीज क्या है, लोगों का एक जो मन में होता है ना कि पिछली बार जिस तरह का एक मैजिक चल रहा था, एक लोगों का जादू चल रहा था, वो नहीं। लोग भी अब धीमे धीमे उदास होते जा रहे हैं कि नेता बात करते हैं कुछ और, मुद्दे कुछ और होते हैं, और फिर धीमे धीमे जिस तरह से चुनाव का मतदान का प्रतिशत वो चरण आता जाता है, उनके जो अपने जो कह लीजिए कि जो प्राथमिकताएं हैं वो बदलती रहती हैं। तो उससे भी जनता में एक जो नेताओं के रोष है ना, वो भी एक कारण है कि वो घर से निकलते नहीं है। और यही कारण है कि तमाम पिछले कुछ वर्षों से निर्वाचन आयोग से लेकर राजनीतिक दल और तमाम सामाजिक संगठन मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता नहीं है। और ये जागरूकता क्यों नहीं है, या उनके अंदर ये निराशा है, 2 कारण हो सकते हैं। एक तो जागरूकता नहीं है, या उनके अंदर इन नेताओं के प्रति निराशा है या आक्रोश है, उस कारण से भी लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं। तो उसका असर जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दलों पे जो प्रत्याशी है उन पे पड़ेगा, चूंकि पिछले चरण में जो समाजवादी पार्टी का था, अब भाजपा भी पूरा दावा कर रही है कि मेरी सीटें सबसे ज्यादा हैं, और जो समाजवादी पार्टी गठबंधन भी प्रयास कह रहा है कि मेरी सीटें, लेकिन जो स्थितियां हैं वो अभी कुछ इस तरह की स्थिति नहीं है कि कहा जाए कि जो है गठबंधन आगे है या भाजपा गठबंधन या सपा गठबंधन कौन आगे है, क्योंकि लोगों का मत तो पेटियों में जा चुका है। अब उसका रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन ये माहौल चूंकि अगले चरण को लेकर के बनाने का प्रयास हो रहा है कि हम 3 चरणों में आगे चल रहे हैं, अगर 3 चरण या 4 चरण जो बाकी हैं, उन चरणों में भी हमको वोट का प्रभाव पड़ेगा, तो ये राजनीतिक दल उसको भी माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम इस तीनों चरणों में नंबर 1 पे चल रहे हैं। और ऐसा कोई अभी किस बिहार पे आप कह सकते हैं कि ये तीनों नंबर 1 पे चल रहे हैं, भाजपा चल रही है या समाजवादी पार्टी गठबंधन चल रहा है, क्योंकि मत तो बैलेट में बंद हो चुका है ना। तो ये तो एक शगुफा है, या जो चौथा चरण होगा उसको कैसे प्रभावित किया जाए मतदाताओं को, कि लोगों को लगता है कि अरे यार अब तो जो सरकार फलानी उस पार्टी की बनने वाली है तो चलो इसी को ही वोट दे देते हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज वोटों मतदाताओं का रुझान बदल जाता है। तो उसको प्रभावित करने के लिए इस तरह का प्रयास या प्रलोभन राजनीतिक दल या उनके नेता या उनके प्रत्याशी दे रहे हैं कि जो चौथा चरण होगा उसमें कुछ मतदाता भ्रमित होकर के दूसरी पार्टी के उसमें मतदान कर रहे हैं। ठीक है सर, लौट रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के पास हम जाएंगे। प्रमोद मिश्रा जी, क्या आकलन किया जाए सर? लगातार ये तीसरा चरण और इसमें भी हम देख रहे हैं कि वोट परसेंट कम आया, वेव्स नहीं दिखाई दे रही है। लोगों ने सोचा था कि राम मंदिर के बाद जो वोटर्स हैं वो धर्म के मुद्दे पर, राम के मुद्दे पर बाहर आएंगे और उत्साह दिखाई देगा, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है सर। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। वो राजनीतिक विश्लेषकों अथवा पंडितों का एक काम हो सकता है जी। जो हमें दिख रहा है वो तो स्पष्ट है, और हमें ये दिख रहा है कि विपक्ष अपने मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में सफल नहीं हो रहा है, सक्षम नहीं हो रहा है। तो आप विश्लेषण करने का आपको अधिकार है, आप करते रहिए, लेकिन हमारा मतदाता तो पूरा का पूरा निकला है और उसने अपने उत्साह के साथ
वहां पर मतदान का प्रयोग किया है। तो मत प्रतिशत और इतने भी कम नहीं है अगर आप देखें। अगर जैसा कि हमारे विपक्ष के साथी अगर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ा उत्साह है, तो जो इनके बड़े नेता जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर मत प्रतिशत क्यों नहीं बढ़े? ये भी चिंता का विषय उनके लिए होना चाहिए कि उनके नेताओं के प्रति कोई आकर्षण रहा ही नहीं, तो मतदाता बाहर नहीं ले आ पाए। तो हमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि हम एक प्रचंड विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और तीसरे चरण के चुनाव ने लगभग दिशा निर्धारण कर दिया है कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा ध्येय है और जो हमारा एम है, हम उस तरफ बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। जनता का प्रेम और विश्वास जो हमने निवेदन किया था, हमको वो प्राप्त हो रहा है और हम उनको अपनी तरफ लेने में सफल हो रहे हैं। तो यह इसको लेकर के हम बहुत आश्वस्त हैं और हमारे पास ये जमीन से जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हैं, जो पन्ना प्रमुख लेवल पे कार्यकर्ता हैं, हर गांव में, कस्बों में, हर जगह से जो हमारे पास इनपुट है, उसके आधार पर हम बहुत ही प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं और तीसरे फेज में ही निर्णय हो चुका है लगभग। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है तीसरे फेज में निर्णय हो चुका है और हमने बाइट भी सुनी जिसमें बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आए कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीत रही है। वोट परसेंट अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसके पीछे क्या कारण देखा जाए? देखिए पारुल जी, ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है कि किसी भी राजनीतिक दल से अगर आप पूछेंगे तो वो सभी अपनी जीत का दावा करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो प्रेम मिश्रा जी जो कह रहे हैं उनको मुबारक, लेकिन हकीकत ये नहीं। धन्यवाद। हकीकत ये है कि देखिए 543 सीट पर एक ही आदमी इनकी तरफ से चुनाव लड़ रहा है। बाकी जो लोग खड़े हैं वो अपने चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हर जगह कहते हैं मैं खड़ा हूं, मेरे चेहरे को देखो, उसको मत देखो। तो जनता बहुत समझदार है। जनता ने कहा कि हम क्या 542 सीट पे, 543 सीट पे की जगह 542 सीट पे, एक पे तो वाकई आप लड़ रहे हैं, क्या हम प्रॉक्सी लोगों को चुन करके भेज दें? आप अपनी रिपोर्ट कार्ड पे बात नहीं कर रहे हैं, आप जो है एक जुमला पत्र और लेकर आ गए, 2 पूरा आपने नहीं किया। जनता ठगा महसूस कर रही है और ठगा महसूस कर रही है इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के कैडर के वोट रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता रहे, वो बाहर नहीं निकले। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक छोटे से भी काम के लिए अगर जनता के लिए कोई काम कराना होता था तो वो काम नहीं होता था। तो कार्यकर्ता तो खुद ही इनका दुखी है। केवल चुनिंदा लोगों का काम हुआ है, मंत्रियों में, और यह प्रशासन की हनक रही है। प्रशासन जैसे चाहा वैसे किया, जैसे भ्रष्टाचार किया है वैसे किया। तो ये हकीकत है, ये जनता के मुद्दे पर जनता को साथ नहीं दिए। जनता ने अपने आप को ठगा महसूस किया। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। शिक्षा इतनी महंगी कर गई है कि तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा तो छोड़ दीजिए, नर्सरी और प्राइमरी शिक्षा को भी 10 गुना महंगा किया। और तकनीकी और प्राविधिक शिक्षा तो आप बिना कर्ज के आप कर ही नहीं सकते, एजुकेशन लोन लेना ही पड़ेगा, इतना महंगा कर दिया गया। तो आप सोचिए कि आप जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आप इतना महंगा कर दिए। यानी कि अमीरों के हाथ में आपने शिक्षा कर दी है और 5 किलो के राशन की भिक्षा 80 करोड़ लोगों को कर दी है। वो कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से निकालेंगे। यही कारण है। और समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता था, समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे, और वो फ्लोटिंग वोट्स जो कि मुद्दों के आधार पर वोट देते हैं, वो समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। एक तरफा वोट गिरा है और कहीं नहीं। ठीक है, कांग्रेस के पास जा रही हूँ। हेमंत जी, आपका क्या कहना है? फतेहपुर सिकरी से आपका उम्मीदवार था और यहाँ पर वोट परसेंट हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि 3% भी बड़ा ही अंतर माना जाता है अगर वोट गिर रहा है तो। कोई भी चेहरा बाहर नहीं निकाल पा रहा वोटर्स को, मुद्दे बाहर नहीं निकाल पा रहे वोटर्स को। देखिए पारुल जी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जी अपने मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में गया है। हमारे पास कोई लफाजी नहीं है, हमारे पास कोई झूठ नहीं है। जो हमने गठबंधन की सरकार
जहां बनी कांग्रेस की सरकार है, चाहे कर्नाटक में है, चाहे तेलंगाना में है, चाहे हिमाचल में है, हमने जो वहां कहा था वो करके दिखाया। हम उस रिकॉर्ड के साथ में चुनाव के सामने हैं, चुनाव के बीच में हैं। पहली चीज, मतदान कम होने की बात जो आई है उसमें कहीं ना कहीं मतदाताओं की उदासीनता के लिए नरेंद्र मोदी जी स्वयं जिम्मेदार, ऐसा मेरा मानना है। वजह मैं बता दूं क्या है। जिस तरीके से लोकतंत्र में अपनी बात रखने का एक अधिकार होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा पत्र जो उनके लोगों के द्वारा बनाया गया, उसका एक भी शब्द जनता के सामने नहीं कह पाए। वजह कि जनता उनके घोषणा पत्र को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। घोषणा पत्र जब स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है तो जनता के सामने जाए कैसे? तो कभी पाकिस्तान, कभी मुस्लिम, कभी हिंदू, कभी ये, कभी वो, इस तरीके के बयान देकर के केवल अट्रैक्ट करने का प्रयास जनता को करते हैं, लेकिन जनता अट्रैक्ट नहीं हो रही। अभी मैंने कपीस जी को जो उन्होंने कहा, मैं उस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि पिछले 7 साल के कार्यकाल का, अगर योगी जी का कार्यकाल रहा, दूसरी पंचवर्षीय चल रही है उनकी, और उस कार्यकाल में कार्यकर्ता उदासीन इसलिए हो गया भारतीय जनता पार्टी का कि वो किसी का काम कराने में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसीलिए घर बैठ गया और वो वोट करने के लिए नहीं जा रहा। इसी वजह से मतदान प्रतिशत में भी कमी आई, क्योंकि एक उत्साह बिल्कुल भी नहीं है जो 2014 में, 2019 के समय में जो एक लहर थी, मोदी लहर इन लोगों ने बताया था, वो मोदी लहर इस 2019 के बाद 2024 के चुनाव में नहीं है। और यही कारण है ठीक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो उनका मतदाता है, वो नहीं निकल पा रहा है। और गठबंधन का वोट जो है वो स्थिर वोट है और आज की तारीख में गठबंधन के साथ खड़ा है। ठीक, क्योंकि चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, इन तीनों के बातों पर तो आप अपना विश्लेषण रखिए। दूसरा, क्या वाकई 400 पार का जो नारा था उसमें जो बीजेपी का वोटर है वो संतुष्ट होकर घर बैठ गया? बैकफायर मिला बीजेपी को कि हाँ जीत रहे हैं हम 400। और दूसरा ये कि बोगस वोटिंग पर कंट्रोल किया है प्रशासन ने, कई जगहों से इस तरह की भी खबरें आई, क्या कहेंगे आप? आप बोगस वोटिंग कैसे कह देंगे जिसका नाम मतदाता सूची में? नहीं, त्रिपाठी जी से सवाल है मेरा, रुक जाइए सर। त्रिपाठी जी समझाएंगे हमें आप तीनों की बातों पर वो क्या एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल पारुल जी, देखिए पहली चीज तो ये कि जो गलत तरीके से मतदान या जो भी होता था उस पर काफी कुछ अंकुश लगा है और वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। दूसरा क्या है कि आज भी राजनीतिक दलों के अंदर इस बात, सर आपका ऑडियो जी, कि वो मतदाता का मतदान तक कैसे पहुंचाएं, उस पे बहुत ज्यादा उनका फोकस नहीं रहता है। अगर रहता तो आज इतने वर्षों बाद, हम लोग 70 साल पिछले कई वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग 70-80% के तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो मतदान से वंचित है, ठीक, तरफ रुझान नहीं है। हम उस पे काम नहीं करते हैं। पिछले 5 साल अगर हम उस पे काम किए होते तो शायद आज मतदान का प्रतिशत बढ़ा होता और जो लोग घर बैठे हैं, मतदान से वंचित है या मतदान करने नहीं आए हैं, उनका भी रुझान हम समझते या उनके मन की बात, वो क्या चाहते हैं, वो किस दल को समर्थन करना चाहते हैं, हम वो भी समझ पाते हैं। रही बात 400 पार की, तो इस बार चुनाव में ये बातें जरूर निकली कि 400 पार, लेकिन आप देखिए पहले चरण दूसरे चरण के बाद से वो 400 पार का बात धीमे धीमे कम हो गई है। क्योंकि ये 400 पार कैसे होगा भाई? क्या यूपी में 80 सीटें भाजपा जीत जाएगी? ये तो संभव नहीं है। कुछ सीटें तो जाएगी ना। हाँ, वो बात अलग है कि भाजपा की जो रणनीति है वो 365 दिन की रणनीति बनती है, 5 साल रणनीति बनाते हैं चुनाव को लेकर के, तो उसमें वो सफल होते हैं। जैसा एक उदाहरण है जौनपुर में देखिए, जो लग रहा था उनको कि भाजपा की स्थिति डामाडोल हो सकती है, प्रत्याशी फंस सकता है, चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है, उन्होंने एक नई रणनीति के तहत वहां काम किया और उसमें काफी सफलता मिली। अपनी बात आप रखें। उसके अलावा आप कह रहे थे कि तमाम जगहों पर आपके कार्यकर्ता निकले हैं, आपके वोटर्स निकले हैं, लेकिन हम संभल में देख लेते हैं तो सबसे ज्यादा वोटिंग संभल में हुई है। लेकिन जहां आपका गढ़ है चंदौसी विधानसभा, यहां से मत प्रतिशत कम आया है, जबकि प्रत्याशी यहीं से परमेश्वर साहब बिलोंग करते हैं, गुलाब देवी जी यूपी सरकार में मिनिस्टर है, वो भी बिलोंग करती हैं। चंदौसी में कम वोट प्रतिशत आता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी बात रखें, मेरे सवाल का जवाब। जी,
पहले तो मैं सपा के हमारे कपिल जी जो वक्तव्य दे रहे थे उनके पीछे साइकिल निशान बना हुआ है, मुझे बड़ा वो हुआ कि उस साइकिल पे जरा ध्यान से देखिए, आप जरूरत पड़े तो उनका जूम कर दीजिए, देखिए सीट ही नहीं है जो साइकिल रखी है पीछे। और जैसा ये बता रहे थे ना, ध्यान से दिखा दीजिए एक बार दर्शकों को, उस साइकिल पे सीट ही नहीं बनी। और जैसा ये बता रहे थे कि एक प्रत्याशी 543 सीटों पे लड़ रहा है, तो जी हाँ, हमने एक प्रधानमंत्री पद के लिए पूरा का पूरा डिक्लेयर किया हुआ, और पूरे देश को, देश के जनमानस को ये स्पष्ट है कि एनडीए का, गठबंधन का, ठीक है, कौन होगा प्रधानमंत्री प्रत्याशी। साइकिल पर सीट नहीं है, एक व्यक्ति जो पूरे प्रदेश में 16 सीटों मुझे कमांड मिली है सर, मुझे थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करना है। नहीं तो मैं जल्दी बता रहा हूँ। और तीसरे चरण में दो सीटों पे लड़ रहे हैं, और मैनपुरी में जिनको सिर्फ 16% मत लिए थे, जिनको हमने 50% मतों से पिछाड़ा था, वो बता रहे हैं। और 543 सीटों पे प्रधानमंत्री उतारेंगे ये, तो अब तो समझ लीजिए कि कोई नीति है, ना नेता है, ना प्रमोद जी प्लीज आगे आपकी बात सर। जी कपिल जी 10 सेकंड। हाँ, इन्होंने आपके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया। ये सीट नहीं है, कुर्सी नहीं है लगी हुई, और ये सोच ही नहीं रहे कि इनके पीछे तो कमल ही नहीं है। कमल गायब हो गया, मिश्रा जी के पीछे से कमल गायब हो गया। लेकिन हम ये मुद्दा नहीं मानते, हम मुद्दा है ये, क्योंकि आप उस सीट पे बैठने वाला यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाह रही थी कि आदित्य जी की सीट पर भी अलग अलग विधानसभाएं जहां पर आपका दमखम था कपिल जी, वहां पर भी वोट परसेंट कम आया है। क्योंकि माफी के साथ मुझे इजाजत लेनी होगी। आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय दिया। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, तीसरे चरण का मतदान संपन्न, मत प्रतिशत सामने आया। उसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि मत प्रतिशत में जो वोटर्स हैं उनका उत्साह क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार विधानसभाओं पर अगर हम आकलन करें तो वहां पर ऐसी ऐसी चीजें नजर में आ रही हैं जो बताती हैं कि कुछ जगहों पर जो बीजेपी का गढ़ है वहां पर भी निराशा है, तो कुछ जगहों पर जहां सपा का गढ़ है, सपा के वोटर्स हैं, वहां पर कहीं निराशा मिल रही है। तो और दूसरी चीज भी ये निकलकर सामने आ रही है कि क्या वाकई वोटर्स को निकालने के लिए मुद्दे भारी नहीं पड़े, बड़े मुद्दे नहीं लगे वोटर्स को, जिनमें कई सारी चीजें थी। चरण दर चरण मुद्दे बदलते जा रहे हैं, लेकिन वोटर्स जो हैं वो कम निकल रहे हैं 2019 के बनस्पत। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी।